हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। मैं हूं हमाद मकबूल और सी शार्प की प्लेलिस्ट में आज मैं आपको एक और न्यू और इंटरेस्टिंग चीज़ सिखाने वाला हूं। आप सी शार्प के किसी भी डोमेन में काम क्यों ना कर रहे हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, एंड्रॉयड ऐप, आईओएस ऐप, आपके लिए ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। हम जब भी कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, चाहे वो ब्लेज़र का हो, आपकी रेजर पेजेस का हो, एमवीसी का हो, या फिर किसी किसी भी उस डोमेन में काम करने के लिए जब हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो डेफिनेटली हम उस प्रोजेक्ट को क्रिएट करके कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको डिलीट करते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम खुद से उस प्रोजेक्ट के अंदर डालते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर एग्जांपल दूं आप लोगों को अपनी, तो अगर मैं एक रेजर पेजेस का प्रोजेक्ट, ASP.NET कोर वेब ऐप रेजर पेजेस का जो प्रोजेक्ट है, अगर मैं उसको क्रिएट करता हूं तो उसको क्रिएट करने के बाद जब मुझे उसको डाटाबेस से लिंक करना होता है, जो कि मोस्टली करना पड़ता है, तो मैं उसको क्या करता हूं कि उसके अंदर एक फोल्डर मॉडल्स का बनाता हूं, एक फोल्डर में उसमें डाटा का बनाता हूं जिसमें मेरी डीबी कॉन्टेस्ट क्लास होती है, ऐप सेटिंग डॉट जेसन में जाके कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड करता हूं और उसको सारा का सारा कॉन्फ़िगर करने के बाद फिर उससे आगे मैं क्या करता हूं कि उस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को आगे लेके चलता हूं। अब अगर मुझे नया प्रोजेक्ट बनाना है तो उस नए प्रोजेक्ट के अंदर जाके मैं अगेन ये सब कुछ करता हूं, क्योंकि मुझे नए प्रोजेक्ट में ये सब कुछ नहीं मिल रहा होता। तो कितना ही अच्छा हो कि अगर हमारे पास यहीं पे बनाया हुआ हमारा टेम्पलेट शो हो जाए और जब हम उसको क्लिक करके ओपन करें तो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं वो पहले से ही उसके अंदर पड़ी हुई मिल जाए। मिसाल के तौर पर मॉडल्स का फोल्डर, डाटा का फोल्डर, ऐप सेटिंग डॉट जेसन में कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने के लिए जो बेसिक सिंटैक्स है वो, और ये जितनी भी चीज़ें ये सारी की सारी उसके अंदर मिल जाए तो कितना ज़बरदस्त हो जाए। तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं, हम अब उसकी तरफ चल के देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले ASP.NET कोर वेब ऐप का जो पहले से पड़ा हुआ एक टेम्पलेट है जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलता है, हम वो उठा लेते हैं और मैं इसको कह देता हूँ रेजर पेजेस टेम्पलेट। ठीक हो गया, टेम्पलेट ठीक हो गया। अब इसको मैं यहाँ पर ऐसे ही लिखकर नेक्स्ट कर देता हूँ और नेक्स्ट करने के बाद मैं इसको .NET 8, ठीक है, सब कुछ ओके है। अब मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ और अब क्रिएट करने के बाद मेरे पास एक सिंपल सा ASP.NET कोर का वेब ऐप वाला प्रोजेक्ट क्रिएट होने वाला है। अब इसके अंदर मैं वो तमाम फाइलें जो मुझे नहीं चाहिए होती मैं उनको रिमूव कर दूंगा और वो चीज़ें जो मुझे चाहिए होती हैं हमेशा एक प्रोजेक्ट बना के इसको डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, उन सब चीज़ों को मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। तो प्रोजेक्ट मेरा क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी मुकम्मल लोडिंग हो जाने का इंतज़ार करने के बाद मैं इसके अंदर कुछ चीज़ों को डिलीट करना शुरू करता हूँ। पेजेस के फोल्डर में जाके एरर्स का पेज मुझे नहीं चाहिए, मैं अपना बनाऊंगा जब भी यहाँ पे आऊँगा। प्राइवेसी का पेज मुझे नहीं चाहिए, मैं अपना डिफाइन करूँगा। इंडेक्स का पेज मुझे चाहिए, तो उस वक्त जब मैं यहाँ पे आऊँगा उस वक्त इसका कोड चेंज कर लिया करूँगा। अच्छा, ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर मुझे कई दफ़ा ऐसा होता है कि कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन करना पड़ता है, मोस्टली करना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले ही कनेक्शन स्ट्रिंग की सेटिंग्स बना लेता हूँ और मैं इसमें जाकर यहाँ पर एक माय कॉन स्ट्रिंग करता हूँ, माय कॉन स्ट्रिंग, और उसके अंदर यहाँ जाके अब जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग होगा आपको जो देना पड़ेगा वो आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल सर्वर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ, सर्वर नेम, फिर उसके बाद कॉमा लगा के टर्मिनेटर लगा के डाटाबेस इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ डाटाबेस नेम। फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ट्रस्टेड कनेक्शन इज इक्वल टू ट्रू एंड इनक्रिप्ट इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक हो गया। अब जो भी डाटा मैंने देनी होती है, अब मैंने क्या करना होगा कि मैं जब भी यहाँ पे आऊँगा तो सर्वर का नाम और डाटाबेस का नाम देना पड़ा करेगा। अच्छा, ये काम हो गया मेरा। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करके ऐड पे जाके फोल्डर पे जाकर एक फोल्डर में डाटा का ऐड कर देता हूँ। फिर अगैन मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जाके राइट क्लिक करके और ऐड पे जाके न्यू फोल्डर पे जाके एक फोल्डर में मॉडल्स का ऐड कर देता हूँ। ये चीज़ें मुझे हर दफ़ा प्रोजेक्ट में करनी पड़ती हैं। अच्छा, अब इसके बाद मैं और क्या करता हूँ, मैं यहाँ जाने के बाद ये सारा काम कर लेने के बाद अब मैं यहाँ से टूल्स में जाता हूँ और नगेट पैकेज मैनेजर में जाकर मैनेज नगेट पैकेज फॉर सोल्यूशन में जाकर, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ब्राउज में जाकर वो तमाम के तमाम टूल्स जिनकी मुझे ज़रूरत पड़ रही होती है मैं उनको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका एंटिटी फ्रेमवर्क का कोर का होता है, फिर उसके बाद उसका एसक्यूएल सर्वर वाला होता है, उसका डिज़ाइन का होता है जो माइग्रेशन चलाने के चाहिए होते हैं, और उनकी बेस के ऊपर अगर मैं चाहूँ तो मैं सारा का सारा कोड भी लिख देता हूँ। तो अब हम इंस्टॉल करते हैं इन सबको। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, मैंने यहाँ पे इसको लिख के सर्च किया, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर आ चुका है। सिलेक्ट करें, प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करें और इसको इंस्टॉल कर दें।
दैट्स इट। और उसके बाद एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के आगे एक इसका टूल वाला आ जाता है। तो EF कोर टूल का, तो टूल और डिज़ाइन वैसे में दोनों करने हैं, तो डिज़ाइन आ चुका है तो चले पहले इसको यही कर देते हैं। इसके बाद हम टूल कर लेंगे और फिर इसके बाद यूज़ SQL सर्वर वाला कर लेंगे। ये भी हो गया। और उसके बाद हम टूल कर लेंगे और उसके बाद यूज़ SQL सर्वर वाला जो जिसके लिए हम लिखा करते हैं, बेसिकली मैं हमेशा उसको यूज़ SQL सर्वर वाला नगेट पैकेज कहता हूँ। अच्छा, तो इसको हम यहाँ पर जाके SQL सर्वर का और एंटिटी फ्रेमवर्क और SQL सर्वर ये आ गया। इसको हम यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये भी इंस्टॉल कर लिया हमने। अच्छा, ये सारे के सारे जो पैकेजेस थे हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं, अप टू डेट वर्जन इसके इंस्टॉल हो चुके हैं। अब मैं डाटा के फोल्डर में जाकर अपनी एक क्लास बना लेता हूँ और मैं इसको जो नाम दूंगा वो दे देता हूँ AppDB कॉन्टेक्स्ट। ठीक हो गया। अब मैं इसको क्रिएट हो जाओ। अच्छा, यहाँ पे जाके मैं इसको DB कॉन्टेक्स्ट से जो है इसको मैं इनहेरिट करा लेता हूँ और DB कॉन्टेक्स्ट लगाने के लिए मैं ऐसे कर लेता हूँ। फिर इसके अंदर जाके मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। ओहो, CTOR टैब कंस्ट्रक्टर बन गया। और यहाँ पे जाके DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, और ऑप्शंस में जाके यहाँ पे जो हमारी AppDB कॉन्टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ जाएगी। और उसके बाद ऑप्शंस, और यहाँ जाके बेस क्लास को भी जाके हम दे देते हैं ऑप्शंस। ठीक हो गया। अच्छा, ये लें जनाब। अब इसके बाद जो आप DB सेट्स बनाएंगे वो आपको पता ही है नीचे आ जाएंगे, क्योंकि फ़िलहाल हमारे पास मॉडल्स तो है नहीं तो हम उनको बनाएंगे नहीं। और उसके बाद हम यहाँ अपनी program.cs के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर हम बिल्ड से पहले यहाँ पर जाके एक स्ट्रिंग बना लेते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग के नाम से। और इसको हम अब यहाँ पे कैसे लेके आएंगे, builder डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग। और यहाँ जाकर जो हमारी ऐप सेटिंग में जो स्ट्रिंग का नाम था वो क्या था, मैं दोबारा देख लेता हूँ, माई कॉन स्ट्रिंग। तो मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ लगा देता हूँ। तो यहाँ मैंने इसको लगा दिया है। और इसके बाद अब मैं अगली चीज़ यहाँ लिखूँगा, builder डॉट सर्विसेज डॉट ऐड DB contacts which is AppDB contacts, and again options dot use SQL server and get the link from connection string, and here you go। ओके, सो ये सारा का सारा काम मैंने कर लिया है। अब और अभी मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। अभी सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं यहाँ पे। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये वो बेसिक सेटिंग्स है, जो भी मैं रेजर पेजेस की ऐप बनाता हूँ तो मुझे उसके अंदर ये सारी की सारी सेटिंग्स करनी पड़ती हैं यार, और मेरे 4-5-6 मिनट बिला वजह ज़ाया हो जाते हैं। तो अब ये सेटिंग्स मुझे हुई भी मिल जाया करें। मेरे पास कोई ऐसा टेम्पलेट हो कि मैं डायरेक्ट इस पर क्लिक करके जैसे ही उसको एक्टिव करूं तो सेटिंग्स हुई भी मुझे मिल जाएं, और मैं फ़ौरन बस program.cs की अपना ऐप setting.json में जाके डेटाबेस का नाम दूं और बस ये 1-2 छोटी मोटी चीज़ें दूं, एंड दैट्स इट। उसके बाद जो है मैं अपने मॉडल्स बनाकर तो DB सेट बना के काम शुरू कर दूं। मुझे बार बार इन सब चीज़ों से पैकेज इंस्टॉल करना और इन सब चीज़ों से ना गुजरना पड़े। तो इसके लिए मैंने एक दफ़ा प्रोजेक्ट सेट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ से टूल्स पे चला जाता हूँ, आई थिंक सो। टूल पे जाकर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, प्रोजेक्ट पे है एक्सपोर्ट टेम्पलेट। ठीक हो गया। अब यहाँ से एक्सपोर्ट टेम्पलेट पे जाके हम इसको सेव करते हैं पहले, और उसके बाद वो कह रहा है कि आपने प्रोजेक्ट टेम्पलेट ही इसका वो करना है। मैं कहता हूँ जी बिल्कुल। वो कौन से प्रोजेक्ट का, रेजर पेजेस टेम्पलेट का। ठीक है, नेक्स्ट। अब वो कह रहा है यहाँ पर इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे दें, तो मैं इसका ये दे देता हूँ, रेजर पेजेस वेब प्रोजेक्ट टेम्पलेट विद EF कोर कॉन्फ़िगरेशंस। जस्ट ऐसे मैंने लिख दिया। अगर आप चाहें तो इसका आइकॉन कैसे होना चाहिए आप ब्राउज करके वो भी दे सकते हैं, प्रीव्यू इमेज क्या आनी चाहिए वो भी दे सकते हैं, एंड ऑटोमेटिकली इंपोर्ट द टेम्पलेट इनटू विजुअल स्टूडियो, यानी कि वो आपके विजुअल स्टूडियो में नज़र आने लग जाए, एंड सो ऑन। ये सब कुछ कर करा के आप, मैंने कोई इसको आइकॉन वगैरह नहीं दिया है, और दैट्स इट। जब मैंने काम किया तो ये देखें मेरी एक लोकेशन के ऊपर जाके रेजर पेजेस का ये टेम्पलेट का यहाँ पर क्रिएट करके इसने डाल दिया है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, रेजर पेजेस टेम्पलेट के नाम से तो ये है ही। अब मैं अपने विजुअल स्टूडियो को स्टॉप करता हूँ
और मतलब ऑफ करता हूँ और दोबारा से विजुअल स्टूडियो को ऑन करता हूँ, और विजुअल स्टूडियो को ऑन करके हम देखते हैं कि वहाँ पे हमारा टेम्पलेट शो हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके जी, सो अब मैं विजुअल स्टूडियो को दोबारा से रिस्टार्ट करने जा रहा हूँ ताकि हम देख सकें कि हमारा वो टेम्पलेट यहाँ पर आया है या नहीं आया। तो मैंने विजुअल स्टूडियो को दोबारा स्टार्ट करके क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया और ये देखें जो टेम्पलेट हमने बनाया था वो स्टार्ट पे ही आ गया है, रेजर पेजेस टेम्पलेट, रेजर पेजेस वेब प्रोजेक्ट टेम्पलेट विद EF कोर कॉन्फ़िगरेशंस, और यहाँ पे इसके आगे न्यू का टैग भी आ चुका है। तो अब इससे मुझे बेनिफिट क्या होगा, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और वो कह रहा है कि जिसका नाम क्या रखना है, तो मैं कहता हूँ कि माय यूट्यूब ट्यूटोरियल वेब ऐप, ठीक है। अब मैं इसको ये नाम रख के क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसने मुझसे बाकी कोई बात नहीं पूछनी कि .NET कौन सा, ये वो दूसरी तीसरी बात है, जितनी भी वो पूछा करता था कुछ भी नहीं इसने मुझे पूछा है, और इसने सारा कुछ रीस्टोर करके मेरी लोकेशन पे लाके दे दिया है। देखें डाटा का फोल्डर ये रहा, मॉडल का फोल्डर ये रहा, और जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें लिखी थी वो सारी की सारी आ चुकी होंगी डिपेंडेंसीज़ के अंदर। थोड़ी देर के अंदर जो मैंने नेगेट पैकेज इंस्टॉल किए थे उनको भी ये लोड कर देगा, हो चुके हैं। देखें वार्निंग का साइन जा चुका है। program.cs को अगर आप ओपन करके देखेंगे तो जो कोड आप लिख के गए थे वो यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। आपने क्या करना है कि सिंपली यहाँ से आगे ऑनवर्ड काम शुरू कर देना है। तो ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल था जिसमें मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि एक वो काम जो कि आप हर प्रोजेक्ट बनाने के बाद बार बार करते हैं, आप उसको करके रख लें और उसकी बेस पे एक टेम्पलेट बना दें, और जब आपने टेम्पलेट बना दिया तो सब चीज़ें हुई भी आपको मिला करेंगी और उसकी बेस पे आप आगे काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो विजुअल स्टूडियो बहुत बड़ी चीज़ है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज़ है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो ये हमेशा आपको कॉम्प्लेक्स लगता रहेगा, लेकिन अगर आप इसको समझ लेंगे, इस .NET के प्लेटफॉर्म को, इस विजुअल स्टूडियो को, इस C# लैंग्वेज को, तो आप यकीन करें कि इससे ज़्यादा आसान और इससे ज़्यादा फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको नहीं मिल सकता। मैं इस बात के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।